गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अपने अर्थ में आप सभी का स्वागत है। तो कल हम लोगों ने यूजीसी नेट का केवल 85 क्वेश्चन किया था और उसके आगे आज हम लोग जो है अगले 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी करने का हम लोग प्रयास करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ऑप्शन की, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन पे पहले। और हाँ, वीडियो को आप लोग देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक तरफ ज्वालामुखी दिया गया है, दूसरी तरफ जो है देश दिया गया है। तो कह रहा है कौन से देश में कौन सी ज्वालामुखी है। तो यहाँ पे हेकला दिया है। हेकला का नाम आप लोग सुने होंगे। ये आपका जो है कहाँ पड़ता है, आइसलैंड में। कहाँ पे, आइसलैंड में। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है हेकला, ठीक है ना, आइसलैंड में। कोटापैक्सी सभी जानते होंगे, ये तो इक्वेडोर में है। चिम्बराजो भी इक्वेडोर में है, ठीक है ना। यह एक विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन, विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कोटापैक्सी। विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है और ये भी हेकला भी सक्रिय है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितना है, 5880 के आसपास मीटर के आसपास है, ठीक है ना। और सेंट हेलेंस कहाँ पे है, यूएसए में है। सेंट हेलेंस कहाँ पे है, यूएसए में, ठीक है ना। सेंट हेलेंस कहाँ पे है, यूएसए में। और माउंट मैयन कहाँ पे है, ये फिलीपींस में है। अब देखिए यूएसए में ये कहाँ पे है, सेंट हेलेंस, ये कास्केड श्रेणी में है। कहाँ पे, कास्केड श्रेणी में। और कोटापैक्सी कहाँ पे है, एंडीज में, एंडीज के ऊपरी भाग में है, ठीक है ना, इक्वेडोर में। और आपका ये सेंट हेलेंस कास्केड श्रेणी हो गया। माउंट मैयन किस द्वीप पे है, फिलीपींस के। फिलीपींस में तो ऐसे कई द्वीप है ना, तो किस द्वीप पे, लुजोन द्वीप पे। किस पे, लुजोन द्वीप पे, लुजोन द्वीप, ठीक, लुजोन द्वीप। चलिए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, मिलान कर लीजिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, क्वेश्चन आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है ना, आंसर नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित यूनानी भूगोलवेत्ताओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, आरंभिक से जो है अद्यतन तक, ठीक है ना। आरंभिक से अद्यतन तक जो है कौन से भूगोलवेत्ता हैं, यूनानी भूगोलवेत्ता। तो जिसमें दिया है आपका हेरोडोटस, इरेटोस्थिनीस, हिप्पोक्रेटस और टालमी दिया है, ठीक है ना। इतने भूगोलवेत्ताओं के यहाँ पे नाम दे दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग जो है इसको देख लेते हैं कौन कौन से भूगोलता कहाँ पे हैं। तो यूनानी भूगोलवेत्ताओं में कौन कौन आता है। सबसे पहले होमर हो जाते हैं, तो होमर इसमें है नहीं, तो हम लोग सीरियल से देख लेते हैं इसको। होमर पहले नंबर पे, थेल्स दूसरे नंबर पे, इसके बाद अनेक्जीमेंडर, ठीक है ना, अनेक्जीमेंडर हो गए। इसके बाद कौन आते हैं, पाइथागोरस। तो ये याद करने का तरीका है, पहले होमर, थेल्स, अनेक्जीमेंडर, 3 लगातार, इसके बाद पाइथागोरस। क्या, पाइथागोरस, ठीक, पाइथागोरस, ये हो गए। इसके बाद क्या होता है, 3 एच आएंगे, 3 एच, ठीक, होमर, थेल्स, अनेक्जीमेंडर। इसके बाद आप लोग थोड़ा रुकिए, पाइथागोरस, ठीक है ना। इसके बाद हिकैटियस, हेरोडोटस, इसके बाद हिप्पोक्रेट्स, फिर 3 लगातार, होमर, थेल्स, अनेक्जीमेंडर, पाइथागोरस। यहाँ पे आप लोग ब्रेक लीजिए थोड़ा सा। इसके बाद
3 बार एच। कौन कौन? हिकैटियस, हेरोडोटस, हिप्पोक्रेट्स। ठीक, तो इसमें देख लीजिए कौन कौन मिल जा रहा है। हेरोडोटस, हिप्पोक्रेट्स, 2 लोग मिले। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? हेरोडोटस और हिप्पोक्रेट्स। ठीक, तो 2 मिल गए यहाँ पे। कौन कौन मिला है आपका? हेरोडोटस और हिप्पोक्रेट्स। ठीक, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? ए, इसके बाद सी, ए और सी। तो ए सी कहाँ पे है? 2 जगह पे, ए या डी ऑप्शन में होगा। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद कौन आता है? इसके बाद प्लेटो आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? प्लेटो, प्लेटो। इसके बाद अरस्तु। ठीक है ना, अरस्तु। अभी हम लोग क्रम देख ले रहे हैं, बाकी इन सब का जो है थॉट का, चाहे हो, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी का हो, चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी का हो, चाहे आपका जो है कोई भी ज्योग्राफी हो, मानो ह्यूमन ज्योग्राफी हो, सबका हम लोग डिटेल्स में एक एक टॉपिक करके हम लोग केवल टू द पॉइंट करेंगे। ठीक है ना, जो एग्जाम मतलब जिसको कहते हैं निचोड़ एकदम, जो है जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं 95% लमसम हम लोग जो है छोटे छोटे जो है टॉपिकों को जो है आराम से कर लेंगे। 90% चीज़ें कवर हो जाएंगी छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। ठीक है ना, तो अरस्तु हो गया यहाँ पे। अब अरस्तु के बाद क्या आता था? थियोफ्रेट्स। क्या आते हैं? थियोफ्रेट्स, थियोफ्रेट्स, थियोफ्रेट्स। थियोफ्रेट्स के बाद कौन आता है? इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज। तो इरेटोस्थनीज इसमें है। ठीक, तो ये तो तीनों जो है आपके हो गए यूनानी, और ये टालमी हो गया आपका क्या? रोमन हो गया। ठीक है ना, तो इसके बाद सबसे बाद में टालमी आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए सी बी डी, ए सी बी डी। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक तरफ खनिज दिया है, दूसरी तरफ भंडार दिया है। तो कौन सा खनिज का कहाँ पे भंडार है उसको हम लोग देख लेते हैं। चांदी कहाँ पाया जाता है? चांदी से याद रखेंगे, चांदी से क्या बनता है? जेवर बनता है ना। तो उसको क्या याद कर लेंगे? जवार। ठीक है ना, क्या याद कर लेंगे? जवार, जवार। ठीक, और बॉक्साइट कहाँ पे मिलता है आपका? कोरापुट उड़ीसा में है। ठीक, और तांबा कहाँ पे मिलता है आपका? बालाघाट में। ठीक, और मैग्नीज कहाँ मिलता है? रत्नागिरी में। रत्नागिरी में तांबा नहीं मिलता है, जबकि आपका ये बालाघाट जो एमपी का है, बालाघाट एमपी का बालाघाट है, यहाँ पे मैग्नीज भी मिलता है और आपका तांबा भी मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, मानक विचलन को सबसे सही तरीके से स्पष्ट करने वाली परिभाषा कौन है? ठीक है ना, तो इसमें क्या कह रहा? मानक विचलन माध्य के विचलनों के वर्गों के माध्य का धनात्मक वर्गमूल होता है। मानक विचलन को डिनोट किससे करते हैं? सिग्मा से ना, सिग्मा, सिग्मा से। तो ये क्या हो जाता है? मानक विचलन विचलनों के वर्गों का x माइनस एक्स बार स्क्वायर। ठीक है ना, अपान n। ये तो होता है माध्य विचलन का धनात्मक वर्गमूल होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राशिवीय तरंगों के बारे में क्या सत्य है? राशिवीय तरंग वायु की घुमावदार नदियां होती हैं, ये तो बात सही है बिल्कुल। प्रत्येक गोलार्ध में 2 से 4 तरंगे होती हैं, ये भी तो देखने में सही लग रहा है, लेकिन अभी इसको छोड़ देते हैं। ठीक है ना, ये प्रमुख उच्चावच बाधाओं जैसे राकीज और एंडीज द्वारा निर्मित होती हैं। एनटीए ने जो माना है उसी के अनुसार जो है हम लोग जो है इसका आंसर मान रहे हैं। ये तापीय यंत्रों एवं असमान भूमि सागरों इंटरफेसों के कारण निर्मित होती हैं, ये भी सही है। ठीक है ना, तापीय यंत्रों एवं असमान भूमि सागर इंटरफेसों के कारण निर्मित होती है, ये भी सही है। तो ए सी डी इसको माना गया है। ठीक है ना, इसको एनटीए ने यही आंसर माना है। तो राशिवीय तरंग क्या होता है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है? इंडस साइकिल आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या? इन स्टेजों में जो है राशिवीय तरंग का निर्माण होता है। ठीक है ना, इसमें आंसर आपका ए माना गया है। थोड़ा सा राशिवीय तरंग के बारे में हम लोग होती विपरीत स्वभाव वाली हवाएं होती हैं, इधर से ध्रुवीय क्षेत्रों से आती हैं ठंडी हवाएं। ठीक है ना, और जो ये क्या होता है इनके भौतिक गुणों में क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है ना, तो ये क्या करती हैं? वाताक का निर्माण करती हैं। वाताक जिसको हम लोग स्थैतिक तरंग कहते हैं। ठीक, बाह्य अक्ष के सहारे ए दिशा में जो है सक्रिय होती हैं और ए इस दिशा में सक्रिय होता है। ठीक है ना,
तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे स्टेशनरी वेव का निर्माण हो जाता है, स्थैतिक तरंग का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना, इस अक्ष के सहारे। अब ये दूसरे स्टेज में क्या होता है, ठंडी वायु स्थैतिक तरंग के पश्चिम भाग की ओर, पश्चिम भाग कौन सा है, वेस्ट है ये ना, इधर इधर ज़्यादा सक्रिय होती हैं, ठीक है ना, एवं गर्म वायु ईस्ट की तरफ ज़्यादा सक्रिय होती है, ठीक। अब क्या हो जाता है, स्थैतिक वाताग्र में, जो ये स्थैतिक वाताग्र है, इसमें क्या हो जाता है, लहर पड़ना शुरू हो जाता है। क्या पड़ना शुरू हो जाता है, जो हमारा स्थित था तो ये इसको इधर धक्का मारेंगी, ठीक, तो ऐसे लहर बनने लगता है ऐसे, ठीक। तो इसी को हम लोग जो है यहीं पे राशिवीय तरंग का निर्माण हो जाता है स्टेज सेकेंड में, ठीक है ना। किस स्टेज में होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। सेकेंड स्टेज में जो है इंडेक्स साइकिल के सेकेंड स्टेज में राशिवीय तरंग का निर्माण होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, स्टेशनरी वेव का निर्माण होता है, ठीक है ना। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, आपका जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति हो जाती है। तो आयोग द्वारा जो यहाँ पे आंसर माना गया है वो ए माना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली के बहुत सारे महत्वपूर्ण अवयव हैं, उस अवयवों की पहचान करें जो महत्वपूर्ण अवयव नहीं है, ठीक है ना। तो भू आकृतियाँ, हार्डवेयर, लोग और सॉफ्टवेयर। तो इसमें कौन, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, लोग होते हैं, डाटा होती हैं, क्या होती है, डाटा भी होती है और प्रोसेसिंग भी होता है। तो डाटा और प्रोसेसिंग जीआईएस में, ठीक है ना, जीआईएस में के जो घटक होते हैं उसमें क्या आता है, हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है ना, व्यक्ति भी आता है, प्रोसेसिंग आता है, डाटा भी आता है, जबकि भू आकृतियाँ नहीं आती हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन चेंज करके अगली बार भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को पश्चिम से पूरब के क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक। तो यहाँ पे ये है हमारी गंगा नदी, ठीक है ना, गंगोत्री से निकलती है, ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ से सबसे पहली नदी कौन है, आपकी रामगंगा। रामगंगा के बाद कौन सी नदी है, गोमती नदी है, ठीक, गोमती नदी है, गोमती नदी है, ठीक। गोमती नदी के बाद कौन सी है, शारदा नदी है, क्या, शारदा नदी है, शारदा। इसके बाद घाघरा है, क्या है, घाघरा है। ये दोनों मिल जाती हैं तो ही शायद सरयू कहलाती है ना। तो शारदा और घाघरा, ये शारदा है, रामगंगा, गोमती, शारदा और घाघरा, ठीक। इसके बाद कौन आ जाती है, गंडक आ जाती है, क्या आ जाती है, गंडक। इसके बाद बूढ़ी गंडक, ठीक है ना। इसके बाद आपका कौन सी नदी आ जाएगी, महानंदा नदी सबसे लास्ट में यहाँ पे मिलती है। गंगा की सबसे लास्ट में जो नदी मिलती है महानंदा, क्या, महानंदा, ठीक। चलिए बीच में ही कोसी आएगी ना, महानंदा के पहले ही कोसी आ जाती है बूढ़ी गंडक के बाद। ये गंडक है, ये घाघरा है, ये गंडक, बूढ़ी गंडक, गंडक आ जाएगा पहले तब बूढ़ी गंडक, गंडक इसके बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक इसके बाद कोसी, कोसी, ठीक। चलिए तो इससे क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, बी, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में ठंडी धाराओं का चयन करना है। कौन सी धाराओं का चयन करना है, ठंडी धाराओं का चयन करना है। तो यहाँ पे ठंडी धाराएं कौन कौन सी हैं भैया, बताइए आप लोग। ब्राज़ील, ब्राज़ील की गर्म जल धारा है, यहाँ पे हमें चूज करना है ठंडी धारा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। बाकी फॉकलैंड की ठंडी धारा है, बेंगुला की ठंडी धारा है, कैलिफोर्निया की ठंडी धारा है, ठीक है ना। तो इसमें बी सी डी हो जाएगा। और ये धाराएं चलती कहाँ आएंगी, व्हिच वन एमंग द फॉलोइंग रिलीजन बिलोंग टू द ट्रेडिशनल फ्रॉम द रिलीजन, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कौन सा रिलीजन, क्या, ट्रेडिशनल फ्रॉम ऑफ द रिलीजन से बिलोंग करता है, कौन सा। तो इसमें आंसर माना गया है क्या, आपका शमनिज्म, ठीक है ना, शमनिज्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे। विश्व में ऊर्जा पूर्ति को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों की पहचान करें और सही कथनों को चुनें। विशाल विद्युत स्टेशनों के लिए तरंगभूमि किंतु
भूवैज्ञानिक रूप से स्थिर आधारशिला आवश्यक होती है। कह रहा है विश्व में ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों की पहचान करना है, ठीक है ना, जो ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। तो विशाल विद्युत स्टेशनों के लिए तरंग भूमि किंतु वैज्ञानिक रूप से स्थिर आधारशिला आवश्यक होती है। तो क्या है, किसी तरीके से प्रभावित कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। ठीक। सौर ऊर्जा के लिए वर्ष में तेज सूर्य प्रकाश वाले दिनों की आवश्यकता होती है। हाँ, ये प्रभावित करेगा, भी तो प्रभावित कर रहा है। ठीक। और कौन कर रहा है? ज्वारीय विद्युत स्टेशनों के लिए छोटी ज्वारीय बिल्कुल नहीं, बड़ी चाहिए, तो ये भी गलत है। और क्या कह रहा है? जीवाश्म ईंधनों के निक्षेप केवल सीमित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो इसमें कौन? बी और डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रमुख गैसों को वायुमंडल में उनके आयतन के अनुसार बढ़ते क्रम में, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है वायुमंडल में? नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद आर्गन, इसके बाद सबसे कम हाइड्रोजन। ठीक। नियान। ठीक। तो इसमें देख लीजिए, सबसे ज़्यादा और सबसे कम आपको पता है तो उसी से हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा आपका क्या है? नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। ठीक। और सबसे कम क्या है? हाइड्रोजन, सबसे कम यहाँ पे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु propound द कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन डिफ्यूजन एज ए स्पेशल प्रोसेस। तो इनोवेशन डिफ्यूजन किसने किया था? नवाचार मिश्रण, ठीक ना। कहीं पे है हैगरस्टेन महोदय? बिल्कुल हैगरस्टेन महोदय, तो इसका क्या हो जाएगा? हैगरस्टेन महोदय। चलिए अगले क्वेश्चन पे। भारत के निम्नलिखित महापत्तनों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो लोकेशन, ये मैपिंग का क्वेश्चन है। तो आपको जो है कांडला पता ही होगा कहाँ पे है, गुजरात में है सबसे ऊपर, ठीक है ना, कांडला। ठीक। यहाँ पे आपका छोटा सा श्रीलंका हो गया। ठीक। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया? कांडला। ठीक। कांडला हो गया, यहाँ पे कांडला। और अगर आपको सबसे पता है तो कांडला यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण कह रहा है, और सबसे दक्षिण में कौन हो जाएगा आपका? मंगलौर। कहाँ पे है? मंगलौर, कर्नाटक में, यहाँ पे। ठीक। कर्नाटक में मंगलौर हो गया। दो आपको पता हो गए, तो सबसे उत्तर में आपका कांडला और सबसे दक्षिण में क्या हो गया ये? और किसी ऑप्शन में है ऐसा? नहीं है, तो बस आपका आंसर इसी से मिल गया। और बाकी देख लेते हैं, विशाखापट्टनम कहाँ पे है? विशाखापट्टनम यहाँ पे है। पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में पारादीप, ठीक है ना। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक। और मारवा गोवा कहाँ पे है बताइए? कहाँ पे है? गोवा में। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन एग्जांपल ऑफ क्वार्टरनरी ग्रुप। क्वार्टरनरी ग्रुप की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक। चतुर्श्रेणी की क्रियाकलापों में कौन आता है? ठीक। तो क्या आ जाएगा? एजुकेशन आ जाएगा आपका। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक में क्या आ जाएगा आपका? खनन कृषि आ जाएगा, मत्स्य पालन आ जाएगा, ठीक है ना। खनन, कृषि और मत्स्य पालन प्राथमिक। द्वितीयक में क्या आ जाएगा? विनिर्माण आ जाएगा। जैसे यहाँ पे गेहूं का उत्पादन हम लोगों ने किया, यहाँ पे गेहूं से हम लोगों ने बिस्किट बनाया, ठीक है ना, तो द्वितीयक में आ जाएगा। और सर्विस सेक्टर तीसरा, तृतीयक में सर्विस आ जाता है, ठीक है ना। सेवा क्षेत्र आ जाता है। क्या? सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में जैसे क्या हो गया?
वाणिज्य हो गया, परिवहन हो गया। परिवहन क्या दे रहा है हमें? सर्विस दे रहा है ना, सेवा दे रहा है, इस जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है सामानों को। तो आप लोग ऐसे याद कीजिए, कच्ची सामग्री यहाँ पे, विनिर्मित सामग्री दूसरे नंबर पे, द्वितीय क्रियाकलाप तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा आपका, जो हमें जो है सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, या उसके लेन देन में हमें और सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है ना, तो सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे दिए है प्रगतिशील तरंग सिद्धांत, सूची 1 को सूची से 2 से मिलाना है। सिद्धांत एवं प्रतिपादक दिए गए हैं। और स्थैतिक तरंग सिद्धांत आपको अगर पता होगा तो ये कौन दिए हैं बताइए? हैरिस महोदय, हैरिस महोदय, ठीक है ना। स्थैतिक तरंग सिद्धांत हैरिस महोदय कब दिए थे? 1904 में। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत ये किससे है? ज्वार से संबंधित है ना। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत विलियम होयल महोदय, ठीक है ना। गतिशील और अविलता डेविस का है। अविलता धारा का सिद्धांत डेविस का, ये होलीमैन का। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका? ए का दूसरा, ठीक, बी का चौथा, ए का दूसरा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये मिल रहा है बी, ठीक है ना। और इसमें देख लेते हैं, तो एक सिद्धांत कब कब दिए थे इन्होंने, इस देख लेते हैं इसमें, ठीक है ना। तो सागरी लहरों या ज्वारभाटा से उत्पत्ति, तो और भी सिद्धांत है। तो ये क्या नाम है, विलियम हेवल ने कब दिया था? 1833 में। 1833 में दिया था ये सिद्धांत, स्थैतिक तरंग का सिद्धांत। गतिक सिद्धांत किसका है? लाप्लास महोदय का। गतिक सिद्धांत किसका है? गतिक सिद्धांत लाप्लास महोदय का। लाप्लास महोदय का कब दिए थे? 1755 ईस्वी में, ठीक है ना। इसके पहले एक न्यूटन महोदय हैं, न्यूटन महोदय ने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। कौन सा सिद्धांत था? संतुलन सिद्धांत। तो ये 4-5 सिद्धांत हैं, ठीक है। महासागरीय धाराओं या ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित, ठीक है ना। संतुलन सिद्धांत कब दिए थे? 1687 ईस्वी में, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिया है, स्थानीय नाम और किस देश में कौन सा चक्रवात आता है। तो बिली आप लोगों को सबको पता होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में आता है, ठीक है ना। कहाँ पे आता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो बिली ऑस्ट्रेलिया में हो गया, ठीक। बैगियो कहाँ आता है? बैगियो फिलीपींस में आता है। हरिकेन कहाँ आता है? यूएसए में आता है। टाइफून कहाँ आ जाता है? जापान में आता है। टाइफून कहाँ आता है? चीन में आता है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? ए का दूसरा कहाँ पे मिल गया? एक ही ऑप्शन से आपको मिल गया, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिचर्ड हार्टसॉन ने किसी राज्य के राजनीतिक भूगोल के अध्ययन हेतु 4 विशिष्ट उपागमों की पहचान की है, वे हैं। तो राजनीतिक भूगोल में रिचर्ड हार्टसॉन महोदय का योगदान महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है इन्होंने 4 विशिष्ट उपागम दिए थे राजनीतिक भूगोल से संबंधित, उसमें से कौन सा उपागम नहीं है? तो कौन सा उपागम नहीं है? शक्ति विश्लेषण उपागम है, ऐतिहासिक उपागम है, भौगोलिक उपागम नहीं है, प्रक्रियात्मक उपागम है, और उपागम उपागम, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ए बी डी और ई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में भू राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? भू राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है हिंद महासागर? यह प्रमुख ऊर्जा व्यापार मार्गों को जोड़ता है, ये तो बात सही है, ठीक, व्यापार मार्गों को जोड़ता है, ठीक है ना। सबसे उपयुक्त कथन यही है, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में नगरीय समूह की संकल्पना सबसे पहले किस जनगणना वर्ष में विकसित की गई थी? नगरीय समूह की संकल्पना जो है जनगणना सबसे पहले किस जनगणना में वर्ष में विकसित की गई थी? तो ये हो जाएगा 1971 की जनगणना वर्ष में, ठीक है ना। 1971 की जनगणना वर्ष में, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन है, और प्रवास किस जनगणना में परिवास को सम्मिलित किया गया था? प्रवास को, ठीक है ना, प्रवास को थे 1981 की जनगणना में, ठीक। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया। उलमैन का स्थानिक अंतरक्रिया मॉडल
निम्नलिखित में से किस संकल्पना को प्रस्तावित नहीं करता है? तो अंतरक्रिया मॉडल, स्थानिक अंतरक्रिया मॉडल कौन दिया था? हैरिस और उलमैन महोदय ने। ठीक, तो इसमें क्या है? हस्तांतरणशीलता, ट्रांसफरेबिलिटी है, तो इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक ना, और पूरणशीलता ये भी है। दूरी 6 यहाँ इस पे नहीं है, इन्होंने दूरी 6 की कहीं पे भी चर्चा नहीं की थी, ठीक है ना, दूरी 6 की चर्चा इन्होंने कहीं पे भी नहीं किया था। ठीक, तो इसका हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन क्या? दूरी 6, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, ठीक, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगा और ट्रांसफरबिलिटी हो जाएगा। ठीक, तो तीनों तो हैं, लेकिन दूरी 6 कोई बहुत ज़्यादा मायने यहाँ पे नहीं रखता है, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? पारिस्थितिकी निकेत कौन दिया था बताइए? ग्रीनेल महोदय ने। कौन दिया था? ग्रीनेल महोदय ने दिया था। कब दिया था? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में ग्रीनेल महोदय ने, ग्रीनेल। ठीक, और पारिस्थितिकी कौन दिया था? पारिस्थितिकी हैकेल महोदय ने, ठीक है ना, हैकेल महोदय ने क्या दिया था? पारिस्थितिकी शब्द। कब दिया था? 1866 ईस्वी में। कब? 1866 ईस्वी में। पारिस्थितिकी तंत्र कौन दिया था? टांसले महोदय ने। ये पारिस्थितिकी है केवल, पारिस्थितिकी, ठीक है ना। इकोलॉजी शब्द कौन दिया था? हैकल महोदय, हैकल, ठीक है ना, 1866 में। ठीक, और 1935 में, 1935 में कौन दिया था? टांसले महोदय ने पारिस्थितिकी तंत्र दिया था, टांसले महोदय ने, ठीक ना, टांसले महोदय। ओडम ने क्या किया था? ओडम ने पारिस्थितिकी का जो है विस्तार से वर्णन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। जेट प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जेट प्रवाह, जेट प्रवाह शक्तिशाली नियमित वायु है जो ऊपरी वायुमंडल में बहती है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक गोलार्ध में 2 जेट प्रवाह होते हैं। बिल्कुल सही है। जेट प्रवाह विषुवत और उष्णकटिबंधीय वायु तथा ध्रुवीय और उपोष्णकटिबंधीय के बीच अंतर के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। ये भी सही है। ठीक, तापमान में जितना अधिक अंतर होगा जेट प्रवाह उतना ही कमज़ोर होगा। नहीं, तापमान में जितना अंतर होगा जेट प्रवाह उतना ही मजबूत होगा, कमज़ोर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन गलत है, तो ये भी सी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं को उन्हें आरंभ किए जाने के वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है ना, तो यहाँ पे दिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना, इंद्रधनुष योजना, मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जिसको बोलते हैं, ठीक, और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आरंभ वर्ष के कार्यक्रम में व्यवस्थित करना, सबसे पहले कौन सी योजना आई थी बताइए? मिशन इंद्रधनुष, इसके बाद आयुष्मान भारत, ठीक है ना, ये करंट का आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व के प्राकृतिक संसाधनों की भू राजनीति निम्नलिखित में से एक के अलावा अन्य सभी कारकों द्वारा प्रभावित है। किसके द्वारा प्रभावित है? क्षेत्रों के बीच संसाधनों का असमान वितरण, ठीक, इससे प्रभावित है। कह रहा किससे प्रभावित यहाँ पे नहीं है, कह रहा है एक के अलावा सभी कारकों से प्रभावित है। किसके, यानी कि हमें ये खोजना है किससे प्रभावित नहीं है। तो इससे तो प्रभावित होता है संसाधन निष्कर्षण में प्रौद्योगिकी उन्नयन, इससे भी प्रभावित होता है। जलवायु परिवर्तन नीतियाँ, इससे भी प्रभावित होता है। संसाधन उत्पादन में सभी राष्ट्रों को पूर्ण आत्मनिर्भरता, ठीक है ना, इससे प्रभावित नहीं होता। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो इसका हो जाएगा आपका जलवायु परिवर्तन किस प्रकार वैश्विक भू राजनीति को प्रभावित करता है? प्रवास प्रवाह और आर्थिक असमानताओं को कम करके। अच्छा, कह रहा है जलवायु परिवर्तन किस प्रकार वैश्विक भू राजनीति को प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से प्रभावित करता है? क्षेत्रीय संगठनों का प्रभाव कमजोर करके, इस तरीके से प्रभावित करता है? बिल्कुल नहीं। जल और ऊर्जा संसाधनों पर भू राजनीतिक तनाव में वृद्धि करके, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की महत्ता कम करके, इससे भी प्रभावित नहीं करता। ठीक है ना, भू राजनीति को इससे प्रभावित करता है। ठीक, प्रवास प्रवाह आर्थिक असमानताओं को कम करके, इससे भी प्रभावित नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपका सी से प्रभावित होगा। जल और ऊर्जा संसाधनों पर भू राजनीतिक तनाव में वृद्धि करके। ठीक है ना, जितना तनाव होगा, भू राजनीतिक तनाव होगा, उतने जो है ये जो है प्रभावित होगा भू राजनीति। निम्नलिखित में कौन से विचार संभाव्यवादी प्रतिमान से संबंधित नहीं है? नहीं की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, भौतिक पर्यावरण संभावित मानवीय प्रत्युत्तरों की श्रृंखला के लिए अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। मानव एक निष्क्रिय अस्तित्व नहीं बल्कि सक्रिय बल है, ये भी सही है। संभववादी तो ऐसे होते हैं ना, मानव को प्रधान माना जाता है। ठीक है ना, प्राथमिकता दी जाती है। मानव एक स्वतंत्र अभिकर्ता नहीं है, एक गलत है इसके बारे में। संभववादी स्वतंत्र अभिकर्ता मानते हैं मानव को। ठीक, मानव पृथ्वी के आमुख को रूपांतरित करता है, ये भी सही है। तो ए बी डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, संभववाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? फ्रांस में, फ्रांसीसियों द्वारा। ठीक, जिसमें फेब्रे, ठीक है ना, और ब्लास महोदय को मेन माना जाता है, और ब्रोंस महोदय और डिमांजिया। ठीक है ना, डिमांजिया, यही सब थे। ठीक है ना, और जो है जर्मन भूगोलवेत्ताओं द्वारा क्या किया था? नियतवादी विचारधारा का जन्म हुआ था। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और कौन सा ग्लेशियर कहाँ पे अवस्थित है यही पूछ रहा है। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है? कराकोरम श्रेणी में, ए का पहला हो जाएगा। ठीक है ना, कराकोरम श्रेणी में है। ठीक, सियाचिन ग्लेशियर। और फिर दूसरा क्या है? सोना पानी ग्लेशियर कहाँ है? पीर पंजाल श्रेणी में है। रोंगबुक ग्लेशियर कहाँ है? ये कंचनजंगा एवरेस्ट श्रेणी में। ठीक है ना, एवरेस्ट क्षेत्र में है। ठीक है ना, और माना कहाँ? कुमाऊं गढ़वाल हिमालय में है। ठीक है ना, माना, नीति, धर्म, ये सब दर्रे कहाँ पे हैं? कुमाऊं गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में है। ठीक है ना, तो वहीं पे ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परिप्रशांत पेटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथनों की पहचान करना है। परिप्रशांत पेटी के बारे में आप लोग जानते होंगे। सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र होता है, सर्वाधिक भूकंप वाला क्षेत्र होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, परिप्रशांत पेटी में विश्व के लगभग 80% सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं। बिल्कुल बात सही है। इस पेटी को प्रशांत महासागरीय अग्नि मेखला कहा जाता है, ये भी सही है। यहाँ मुख्य रूप से बेनियाफ क्षेत्र के साथ साथ अभिसारी प्लेटों के टकराव के कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। यह क्षेत्र अभिसारी प्लेट सीमाओं के कारण भी जाना जाता है। अपसारी नहीं होता भाई, यहाँ पे अभिसारी प्लेट सीमा होती है। अभिसारी कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री। ठीक है ना, अभिसारी प्लेट सीमा होती है, अभिसारी कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, जबकि यहाँ पे डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री की बात किया है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए बी सी सही है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत में जनगणना प्रांचलों की देखरेख करता है? तो ये हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा बताइए? सांख्यिकी डिपार्टमेंट, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है ना,
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, एनएसओ। ठीक, कौन? एनएसओ, एनएसओ, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सीमांत कामगार वह है जिसने एक वर्ष में दिनों में काम किया था, तो कितना हो जाएगा? 183 दिन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित मूल निवासी लोगों को दक्षिण से उत्तर में उनके प्राथमिक आवासों के आधार पर व्यवस्थित करें। दक्षिण से उत्तर की बात कर रहा है, ठीक है ना। सबसे दक्षिण में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? मूल निवासी लोग, बताइए सबसे दक्षिण में कौन से पाया जाता है? टोडा, नीलगिरी में टोडा जनजाति। कहाँ? नीलगिरी पहाड़ी, ठीक, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर, केरल में, ठीक है ना, नीलगिरी। इसके बाद कौन आ जाएगा? मीना। मीना पे कहाँ पे? ये मीना तो आपका राजस्थान में पाया जाता है, मीणा, ठीक है ना, राजस्थान। इसके बाद क्या है? आपका बकरवाल आएगा या टोडा आएगा, बताइए। टोडा तो हो गया है ना। नागा आएगा कि या बकरवाल आएगा? बकरवाल हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं ना, तो अक्षांशीय दृष्टि से देखेंगे तो नागा, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है ना, उसके ऊपर नागालैंड, तो नागा आ जाएगा उसके पहले, ठीक है ना, नागा, नागालैंड में, ठीक है ना। इसके बाद बकरवाल हिमालयी क्षेत्र में, ठीक, बकरवाल, ठीक, लद्दाख वाले क्षेत्र में, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगले क्वेश्चन में। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार करें और सत्य कथन की पहचान करना है यहाँ पे। अब क्या कह रहा है? भारत के सभी निवासियों का रजिस्टर तैयार करना उद्देश्य है, ठीक है, सभी निवासियों का रजिस्टर तैयार करना इसका उद्देश्य होता है एनपीआर का, ठीक। कह रहा है एनपीआर का प्रयोजन राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी की आधारशिला के रूप में कार्य करना है, ये भी बात सही है, ठीक। एनपीआर 2001 की जनगणना के साथ 2000 में संकलित किया गया था, नहीं, ये गलत है, ठीक। नागरिकता अधिनियम 1965 में एनपीआर का निर्माण का अधिदेश है, ये भी गलत है। एनपीआर 2008 के मुंबई आक्रमण के बाद बनाया गया, ये बात सही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए, बी और ए, आंसर बी हो जाएगा इसका, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यह किसी क्षेत्र या सामाजिक समूह का विशिष्ट भाषा विज्ञानी प्रारूप है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाषा विज्ञानी प्रारूप है, यह किसी क्षेत्र या सामाजिक समूह का विशेष भाषा विज्ञानी प्रारूप है। कथन सही के बारे में कह रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक। यह सामाजिकरण का बड़ा प्रारूप है, ये तो सही है, सामाजिकरण का बड़ा रूप है, ठीक। और यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक तत्व है, ये भी सही है। यह ऐतिहासिक संप्रेषण और सांस्कृतिक संचय के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। तो बी, सी, डी सही है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भाषा के बारे में बात किया था। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित विश्व शहरों को उनकी जनसंख्या के आकार के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, किस ऑर्डर की बात कर रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, ठीक है ना, जनसंख्या के आकार पर डिसेंडिंग
अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? टोक्यो में, सी पहले हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली में है, ठीक है ना। इसके बाद संघाई शहर में है, डी। इसके बाद बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा दिया है? ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन, CADB। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित मानचित्रों को उनके पैमाने के आधार पर अवरोही क्रम में, ठीक है ना, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात किया है, यानी कि बेहद से लघु पैमाना में व्यवस्थित करिए। बेहद से लघु पैमाने में, ठीक है ना। तो सबसे बेहद मापक पे क्या होता है आपका? भूकर कैडेस्ट्रल मैप होता है, ठीक है ना, कैडेस्ट्रल मैप, ठीक है ना, भू संपत्ति मानचित्र जिसे कहते हैं, ठीक है ना, सबसे बड़ा यही होता है, बड़े पैमाने पे बना होता है। उसके बाद कौन सा होता है? स्थलाकृतिक मानचित्र होता है। ठीक, ये दोनों बेहद मापक होते हैं, और एटलस और दीवारी मानचित्र जो है लघु मापक होते हैं। इसके बाद दीवारी मानचित्र होता है, ठीक है ना, डी। इसके बाद स्थलाकृतिक मानचित्र, एटलस मानचित्र होता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक, बेहद मापक में कौन कौन आ जाएंगे? कैडेस्ट्रल, ठीक है ना, कैडेस्ट्रल, और कौन आ जाएगा? स्थलाकृतिक, टोपोग्राफिकल मानचित्र। ठीक, बेहद पैमाने पे, और लघु पैमाने पे एटलस और दीवारी, ठीक है ना, दीवारी। चलिए, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल मोर प्रीसियसली, ठीक है ना, हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल की बात कर रहा है। तो हिप्सोमीटर से क्या मापा जाता है? क्लाइमोमीटर से क्या मापा जाता है? थियोडोलाइट से और एंड्रॉयड बैरोमीटर से, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? थियोडोलाइट हो जाएगा, ठीक, थियोडोलाइट, ठीक है ना, थियोडोलाइट से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से भारत में हरित क्रांति के महत्वपूर्ण अवरों की पहचान करें, ठीक है ना, हरित क्रांति के बारे में। तो भूमि सुधार हुआ था हरित क्रांति के दौरान। कौन कौन थे हरित क्रांति में? ठीक, भूमि सुधार हुआ था, बिल्कुल। कमान क्षेत्र विकास भी हुआ था, ठीक। सूखा पर्वण क्षेत्र कार्यक्रम ये नहीं हुआ था। ये तो सूखा पर्वण क्षेत्र कार्यक्रम कब आया था? 1960 के आसपास आया था ना। और ये हरित क्रांति 1966 में, ठीक। और ग्रामीण विद्युतीकरण ये भी हुआ था। शहरी सड़कों और विपणन कोई मतलब है नहीं इसका, ठीक है ना। तो ए, बी और डी ऑप्शन कहाँ पे? ए, बी और डी, ठीक है ना, ऐसे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भौगोलिक संकलन दिया और भूगोल वेत्ता दिया दूसरी तरफ, ठीक है ना। तो इसको मिलान करना है। रहने भूगोल, रहने, जिसको हम लोग शुद्ध भूगोल भी कहते हैं, क्या? शुद्ध भूगोल, शुद्ध भूगोल, ठीक है ना। इसके कौन है? बुश्चिंग है। कौन है? बुश्चिंग, ठीक। और मानव शास्त्रीय भूगोल कौन हो जाएगा? रैटजेल हो जाएगा, ठीक, एंथ्रोपोजियोग्राफी। राजनीतिक भूगोल कौन हो जाएगा? बताइए, राजनीतिक भूगोल ईसा बोमैन, और क्षेत्रीय भूगोल हार्टसोन महोदय, ठीक। तो इससे कौन सा आंसर पता चल रहा है? ए का तीसरा, दो में है, तो दो एलिमिनेट हो गया, ठीक। एक मिनट,
चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय भूगोल। हार्टसॉन ने क्षेत्रीय भूगोल पे काम किया था। राजनीतिक भूगोल ईसा बोमैन, रेने भूगोल बुश्चिन, अमर शास्त्री या एंथ्रोपोलॉजी रेडजेल। ठीक ना, तो इनके अनुसार आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तरफ दिया पर्वत निर्माण सिद्धांत, दूसरी तरफ उसके प्रतिपादक दिए हैं। ठीक ना, संवहनी तरंग सिद्धांत, भू अभिनत उत्पत्ति, तापीय संकुचन या स्लाइडिंग कॉन्टिनेंटल। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। तापीय संवहन सिद्धांत कौन दिया था? आर्थर होम्स ने। ठीक, और कोबर क्या? भू अभिनत भू सन्नत, ए का चौथा। ठीक, ए का चौथा। और यहाँ पे हो गया ये। और तापीय संकुचन सिद्धांत कौन दिया था? तापीय संकुचन सिद्धांत जेफ्रीज महोदय ने, और स्लाइडिंग डेली महोदय ने। तो इसके अनुसार डी का दूसरा। ठीक, यही इसमें है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए अगले क्वेश्चन पे। भारत में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने स्थानीय सरकारों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की थी? ठीक है ना, तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये 10 क्वेश्चन मात्र बचे हैं, जिसमें से आपको जो है पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ के उसका आंसर देना है। ठीक, तो पैसेज पढ़ देता हूँ, या पैसेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहते हैं तो पैसेज का विशेष कोई महत्व नहीं। तो यहाँ पे अगर आपको बेसिक ज्ञान भूगोल के बारे में तो आप कर ले जाएंगे। व्हाट इज द प्राइमरी कासेस ऑफ सिस्मिसिटी? ठीक है ना, यानी भूकंप का प्राइमरी कासेस क्या है? ठीक है ना, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी अलॉन्ग फॉल्ट, या टाइडल फोर्स होता है। टाइडल फोर्स कहाँ होता है? नहीं होता है। मैग्मा मूवमेंट, ये भी नहीं होता है। ठीक है ना, और फोल्डिंग ऑफ रॉक, ये भी नहीं होता है। ठीक, प्राइमरी क्या होता है यहाँ पे? सडन रिलीज ऑफ एनर्जी अलॉन्ग फॉल्ट। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे। शैल परतों के क्षैतिज विस्थापन के कारण किस प्रकार के भ्रंश उत्पन्न होते हैं? शैल परतों के क्षैतिज विस्थापन के कारण, क्षैतिज विस्थापन के कारण किस प्रकार के भ्रंश उत्पन्न होते हैं? सामान्य भ्रंश कैसे होता है? जब टेंशन फोर्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं, ये सामान्य भ्रंश हो गया। उत्क्रमण भ्रंश कब लगते हैं? जब संपीड़न बल का भ्रंश उत्पन्न होता है तो उत्क्रमण भ्रंश हो गया। ठीक है ना, अधिदाब भ्रंश कोई भ्रंश होता ही नहीं है। तो और जो है क्षैतिज विस्थापन के द्वारा जो भ्रंश उत्पन्न होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक उत्क्रमण भ्रंश उत्पन्न होता है, अभी हम लोग पढ़ते हैं। ऊपरी भित्ति ऊपर की ओर गति करती है, ऊपरी भित्ति नीचे की ओर गति करती है, फुटबॉल नीचे की ओर गति करती है, कोई गति नहीं होती। तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत हैं। ठीक, अब कह रहा ऊपरी भित्ति नीचे की ओर गति करती है, नहीं। उत्क्रमण भ्रंश में क्या होता है? उत्क्रमण भ्रंश या व्युत्क्रमण भ्रंश में क्या होता है? नीचे की गति नहीं करती है, ऊपर की तरफ गति करती है। जब दो संपीड़नात्मक बल ऐसे लगते हैं तो इसमें जो है कोई भाग ऊपर उठ जाता है। ठीक है ना, तो इसमें जो है ऊपर की भित्ति की ओर गति करता है, इसमें हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि संपीड़न बल के कारण उत्पन्न होता है। भू संचलन का अध्ययन मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? यह भूवैज्ञानिक स्थानांतरण के आधार पर भूमि स्वामित्व निर्धारण में सहायता करता है। अच्छा, कुछ समझ में आया? यह मौसम दशाओं और महासागरीय धाराओं के पूर्वानुमान में सहायता करता है भू संचलन? बिल्कुल नहीं। यह सुनिश्चित करता है कि प्रौद्योगिकी उन्नयन में महाविद्यालय अवसरों
पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सके, ये भी गलत है। या भूकंप और ज्वालामुखी उद्गारों जैसी प्राकृतिक आपदाओं को बेहतर समझ और अवशमन में सहायता करता है। भू संचलन में तो यही होता है ना, भू संचलन में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है पृथ्वी पर, धरातल पर, तो भूकंप और ज्वालामुखी जैसे चीज़ें आते हैं, उसी के अध्ययन में जो है ये हेल्प करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी सक्रिय और सुषुप्त ज्वालामुखी के बीच प्राथमिक विभेद क्या होता है? एक सक्रिय ज्वालामुखी में निरंतर उद्गार होता है, तो बात सही है, जबकि सुषुप्त में कभी दोबारा उद्गार नहीं होता, ये गलत बात है। उद्गार होता है सुषुप्त में, शांत रहता है लेकिन उद्गार होता है। सुषुप्त ज्वालामुखी अतीत में उद्गार हो चुका है किंतु वर्तमान में अप्रभावी है, जबकि सक्रिय ज्वालामुखी आवधिक रूप से या निरंतर उद्गार होता रहता है। ये बात सही बिल्कुल बोल रहा है, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन ड्रेन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ व्हिच टाइप ऑफ माइग्रेशन? ब्रेन ड्रेन किस टाइप के माइग्रेशन से है? स्किल माइग्रेशन से है, ठीक है ना। स्किल माइग्रेशन से आपका जो है ब्रेन ड्रेन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्वैच्छिक प्रश्न का उदाहरण है? मतलब जो अपनी स्वेच्छा से ना हो, अस्वैच्छिक, बिना स्वेच्छा के, बिना इच्छा के जो है प्रवास करना पड़े, तो किस प्रकार है? सतत संघर्ष के कारण अगर विस्थापन हो रहा है तो इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी विस्थापन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और बाकी सब स्वैच्छिक हैं। उच्च शिक्षा के लिए पुनर्स्थापन करना चाहें तो करें, ना तो ना करें, ठीक। तो इसमें और नौकरी स्थानांतरण के लिए अन्य देश में जाना, ठीक है ना। तो नौकरी करना तो भाई जाइए, नहीं करना है तो मत जाइए, ये भी इच्छा पर है। लेकिन ये अगर कहीं पे सतत संघर्ष होता है तो आपको जो है विस्थापन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट के 3 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। ली के पुश पुल सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन के लिए पुश कारक नहीं माना जाता है? पुश कारक कौन सा नहीं माना जाता है बताइए? राजनीतिक अस्थिरता, ये तो पुश कारक है ही। प्राकृतिक आए, ये भी पुश कारक है, धक्का देंगे भैया भागना पड़ेगा आपको। राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी, आपको भागना पड़ेगा। युद्ध और संघर्ष हो गया तब भी भागना। रोजगार के अवसर में आपको चाहे जाएं चाहे ना जाएं, ठीक है ना, ये पुश कारक आपका नहीं माना जाता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रिमिटेंस डिपेंडेंसी इन माइग्रेशन स्टडीज व्हेन होम कंट्री बिकम हेवली रिलायंट ऑफ मनी सेंड बाय इमिग्रेंट, ठीक है ना। तो इमिग्रेंट द्वारा, ठीक है ना, अप्रवासियों द्वारा, ठीक है ना, या प्रवासियों द्वारा जो मनी भेजा जाता है देश में, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मनी, ठीक है ना, होम कंट्री को, वही क्या होता है? रेमिटेंस डिपेंडेंसी होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फिनोमिना वेयर माइग्रेशन लीड्स टू डिक्लाइन इन वर्किंग एज पॉपुलेशन इन द वर्जिन कंट्री, ठीक है ना, वर्जिन कंट्री, ठीक है ना, वर्जिन कंट्री। तो इसमें क्या हो जाएगा? माइग्रेशन सेलेक्टिविटी, माइग्रेशन सेलेक्टिविटी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ये सेकंड पेपर भूगोल के 100 क्वेश्चन आज पूरे हुए, और हम लोग जो है अगले वीडियो में जो है 2024 के दिसंबर में जो पेपर आया था उसको सॉल्व करेंगे, और वो भी जो है एथेंटिक डाटा के साथ और NTA द्वारा मान उत्तर कुंजी के साथ, ठीक है ना। तो उम्मीद होगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।